नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है उसमें आज फिर हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का समीकरण आपको दे रखा है, एक रेखा का समीकरण दे रखा है, अंतःखंड बता रखा है AB और उस वर्ग का समीकरण बताना है जिसका व्यास AB है। उस वर्ग का समीकरण बताना जिसका व्यास AB है। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है y बराबर x और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर में 0। इन दोनों की मदद से एक्स वाई के मान निकाल सकता हूँ। y का मान x इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसे सिंप्लीफाई करो, 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को 0 के बराबर लेके चलूंगा तो x के दो मान आ जाएंगे। अगर 2x 0 है तो x का मान 0, x माइनस 1 0 है, x का मान प्लस 1। अब इन दो x के मान के लिए, इन दो x के मान के लिए y के भी दो मान होंगे। अगर x 0 रखूंगा तो y भी 0, x अगर 1 रखूंगा तो y भी 1। इस प्रकार x के मान 0 पे y भी 0 और x के मान 1 पे y भी 1। एक a को और एक b को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों से एक्स वाई निकाले तो जो एक्स वाई आए हैं वो अंतःखंड ए बी तो है, इसका मतलब वो ए बी के निर्देशांक की है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए बी अगर व्यास है तो उस वर्ग का समीकरण बताओ, उस वर्ग का समीकरण बताओ जिसका व्यास ए बी है। तो आप जानते हो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी व्यास के, किसी वर्ग के व्यास के एंड पॉइंट आपको पता है तो एक फॉर्मूला होता है वर्ग का समीकरण बनाने का, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर में 0। तो ये एक वर्ग का समीकरण ही होता है जिस वर्ग के व्यास के एंड पॉइंट आपको मालूम हो, जो a और b दे रखे हैं। अब यहां इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा मैं, y स्क्वायर माइनस y अरेंज करूं माइनस एक्स माइनस वाई बराबर में क्या 0। तो आपको यहाँ पे वर्ग का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई है, फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है। फर्स्ट है ऑप्शन, सिंपल है लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसान है आपके लिए। सरल रेखाएं दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सरल रेखाएं दे रखी है। आपको दो सरल रेखाएं दे रखी है और दोनों की दोनों सरल रेखाएं वर्ग की स्पर्श रेखा भी है, दोनों की दोनों सरल रेखाएं वर्ग की स्पर्श रेखाएं भी है। तो वर्ग पे स्पर्श रेखाएं हमेशा, वर्ग पर दो स्पर्श रेखाएं हमेशा या तो दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या फिर दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। तो सबसे पहले तो अगर इन दोनों को हम देखें, एक तो आपका है 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल में 0। अगर इससे मैं स्लोप निकालूं, इसकी अगर स्लोप निकालूं, ध्यान, तो x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर दूसरी इक्वेशन 6x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल में क्या 0, अगर इसके मैं स्लोप निकालना चाहूं, इसकी ढाल निकालना चाहूं तो x का गुणांक 6 है, y का गुणांक -8 और माइनस का चिन्ह बाहर लेना है। तो ये भी 2 से कैंसिल होगा तो 3/4 ही बनेगा। अब आपको पता होगा अगर कोई दो लाइन की स्लोप बराबर होती है तो वो दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। दोनों लाइन एक दूसरे के हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। अब
यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यहाँ बना देता हूँ मैं आपको, एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। अगर कोई दो लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन और एक दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की जो लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंस लेना, लेकिन पॉजिटिव। डिवाइड में क्या लेना है, एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांक का स्क्वायर और वाई के गुणांक का स्क्वायर। लेकिन कई बार दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि यहाँ पे जो ए बी के मान लिए जा रहे हैं वो इस इक्वेशन से लिए गए हैं या फिर इस इक्वेशन से। तो ध्यान देना, अगर ये दोनों समांतर है तो दोनों जगह एक्स वाई के जो गुणांक होते हैं वो सेम ही होते हैं। लेकिन कई बार सेम देखने को नहीं मिलते क्योंकि इन दोनों की स्लोप तो सेम ही आएगी, ठीक है ना। लेकिन कई बार एक्स और वाई के गुणांक दोनों जगह अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो वहां क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ए बी का मान 3 4 है जबकि यहाँ ए बी का मान 6 8 है। तो बताओ इस फॉर्मूले में मैं ए बी का मान 3 4 लूं या 6 8? इन दोनों में से किसका मान लूं? तो आपको मैं एक तरीका बता दूं यहाँ पे, क्या आपको पता है कि स्लोप तो दोनों की बराबर ही है। एक ही इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका रूप चेंज हो जाएगा लेकिन इक्वेशन का जो मेन कंसेप्ट वही रहेगा, एक्स वाई के मान चेंज नहीं होंगे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुणा करूं, क्यों, यहाँ एक्स की गुणा में 3 है, यहाँ एक्स की गुणा में 6 है, तो इस 3 को 6 बनाना है, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा 2 से, तो ये 6x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार यहाँ पे दोनों जगह आप देख पाओगे x का जो गुणांक 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ -8 यहाँ भी -8 है y का गुणांक। इस प्रकार अब आपके क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया आसान। क्या आपसे पूछा है वर्त की त्रिज्या। अच्छा, ये वाली चीज यहाँ पे डायग्राम से मुझे समझाना चाहिए आपको। क्या, अगर 2 रेखाएं दे रखी है और दोनों रेखाएं साथ में इस वर्त के स्पर्श रेखाएं भी हैं, दोनों रेखाएं साथ में इस वर्त की स्पर्श रेखाएं भी हैं, तो ध्यान देना, अगर एक वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो समझ जाना वो दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं एक व्यास के एंड पॉइंट से जा रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे व्यास होगा। क्या होगा, व्यास, ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा 10th क्लास में पढ़ते हैं कि एक सर्कल में, एक वर्त में व्यास के एंड पॉइंट से जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। अब क्वेश्चन में दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा बता रखी थी, हमने दोनों की स्लोप चेक की, तो दोनों की स्लोप क्या आई, 3/4 3/4। तो हमें पता चला दोनों ही स्पर्श रेखाएं समांतर है, तो केवल ये कंडीशन बन सकती है, व्यास का एंड पॉइंट होगा स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु व्यास के क्या होंगे, एंड पॉइंट। अब 2 समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यहाँ व्यास का काम कर रही है, यहाँ व्यास है वही लंबवत दूरी है। इसका मतलब यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालेंगे तो वो व्यास आएगा, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या इसमें पूछी गई है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, व्यास। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, व्यास होगी। और वो व्यास कैसे आ जाएगा, व्यास है जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या का 2 गुना, वो आ जाएगा। C1 का डिफरेंस, C1 का तो 8 और 13 का डिफरेंस, 8 - 13 या 13 - 8 कर दो, एक ही बात है, पॉजिटिव लेना डिफरेंस। डिवाइड में अंडर रूट a का स्क्वायर, अब दोनों जगह a का मान और b का मान सेम ही है, तो प्लस 6 का स्क्वायर और b का मान है -8। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर प्लस 64, 64 प्लस 36 100 का वर्गमूल होता है 10, 100 का वर्गमूल होता है 10, 8 में से 13 जाएगा तो माइनस का 5 है, लेकिन पॉजिटिव लेना है। बटे में कितना है 10, इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2।
लेकिन 1/2 तो व्यास आया है, 1/2 तो क्या है, व्यास आया है। अगर 1/2 व्यास है, 1/2 व्यास है, यानी कि 2r का मान है, r का मान कितना हो जाएगा, अगर 2r का मान 1/2 है, 1/2 है तो r का मान कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल में 0। आपको एक सांका कॉनिक दे रखा है और उसका केंद्र पूछा है, उसका क्या पूछा है, केंद्र सेंटर पूछा है। आपको एक सीधा सा तरीका बता दूं, यहाँ पे मैं किसी भी कॉनिक का अगर सेंटर निकालना हो तो उस सांकाओं का आप आंशिक अवकलन कर दो, आंशिक अवकलन। अब ये आंशिक अवकलन क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। इसका मैं x के सापेक्ष, इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा और फिर वापस इसी का मैं y के सापेक्ष, इसी इक्वेशन का y के सापेक्ष अवकलन करूंगा। अगर x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो y कांस्टेंट रहेगा और y के सापेक्ष अगर अवकलन करूंगा तो x कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार इसका अवकलन कर दीजिए और ऐसा अवकलन हमेशा आंशिक अवकलन कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। x के सापेक्ष करूंगा तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x इंटू वाई का क्या हो जाएगा y, y स्क्वायर 0, 6x का क्या हो जाएगा 6 और 3y 5 कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा 0। अब वापस इसी का y के सापेक्ष करूंगा तो x कांस्टेंट है, x स्क्वायर 0 हो जाएगा, x इंटू वाई का y हो जाएगा, सॉरी x इंटू वाई का y के सापेक्ष में x हो जाएगा और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3y का 3 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। अब आपके सामने यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुकी है, आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन बन चुकी है। इन दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। जो एक्स वाई आएंगे वही सेंटर है, जो एक्स वाई आएंगे वही सेंटर है। तो यहाँ से वाई का मान उसमें पुट कर दो, तो यहाँ से वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये माइनस का वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 6 है, यही वाई का मान, यही वाई का मान इसमें रख दो, तो y बराबर 2x प्लस 6 रखूंगा तो माइनस एक्स माइनस 2, 2x प्लस 6, सॉरी 2x माइनस 6 है, 2x माइनस 6, क्योंकि ये y प्लस का तो ये 6 तो माइनस का है, इधर 6 किसका है माइनस का, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल में 0। इसे हल करें तो माइनस एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस 3 इक्वल में 0, तो माइनस 5x, ये 12 प्लस 3 15 है, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 3, ये x का मान, अब ये x का मान यहाँ पे रख दो, ये x का मान वापस इस इक्वेशन में रख दो, तो y बराबर x का मान 3 है तो y का मान 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आपके पास एक्स वाई आ चुके हैं और जो एक्स वाई है वही आपके केंद्र है। जो एक्स वाई है, एक्स का मान 3 है और वाई का मान 0 है, एक्स का मान 3 वाई का मान 0 है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बड़ा सिंपल, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो क्या ध्यान रखना था यहाँ पे कि जब भी किसी सांख्यक के, जब भी किसी सांख्यक के क्या पूछे जाए, केंद्र पूछे जाए, तो इस समीकरण के आपको आंशिक अवकलन करना है, एक बार x के सापेक्ष करना है, एक बार y के सापेक्ष करना है, तो आपके पास एक्स वाई वेरिएबल के दो इक्वेशन बन जाएंगे, उन दोनों इक्वेशन की मदद से एक्स वाई निकाल लो, वो एक्स वाई उसका केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दीर्घवृत्त तय रखा और इसकी उत्केंद्रता पूछी है, क्या पूछी है, ए का मान पूछा है, एक्सेंट्रिसिटी पूछी है आपको, तो उत्केंद्रता आपको बताना है, यहाँ पे क्या बताना है उत्केंद्रता। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक तरीका थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ।
अगर यहाँ पे दीर्घवृत्त दे रखा है, मैं आपको किसी भी संख्या की यहाँ पे बात करता हूँ एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 बराबर में क्या, ये किसी भी संख्या का क्या होता है, मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण होता है। अब आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। अब यहां आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है, लेमडा की टर्म में बनाना है, माइनस ए प्लस बी इंटू लेमडा प्लस ब्रैकेट में ए इंटू बी माइनस एच बराबर में क्या, 0। यहां ए और बी और एच का मान इस इक्वेशन से आपको देखना होगा, यहां से आपको देखना होगा ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और एच का मान क्या है। और अपने क्वेश्चन में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं, अपने क्वेश्चन में अगर मैं देखूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स ये सारी टर्म है, लेकिन एक टर्म यहाँ गायब है, एक टर्म यहाँ पे गायब है, कौन सी वाली, जहां एक्स और वाई गुणा में हो, जहां एक्स और वाई गुणा में हो, अगर ये वाली टर्म यहाँ गायब है वहां पर, तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 2h एक्स वाली टर्म गायब है, इसका मतलब क्या है, उसका मान वहां 0 है, 0 को लिया नहीं है। और x इसका मान 0 कब आएगा, जब h का मान, इसका मान 0 तभी पॉसिबल है जब h का मान क्या हो, 0। जब h का मान 0 होगा तो ये इक्वेशन भी अपना नया रूप ले लेगी, क्योंकि यहाँ h की जगह 0 रखूंगा, आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है एक नए रूप में आ जाएगी, लेमडा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में लेमडा प्लस ए इंटू में बी बराबर में 0। तो इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने बड़े आसान है, क्यों, क्यों आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू लेमडा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट के रूप का ही हो गया, इसका मतलब इसके मूल तो आसान है, इसके मूल तो आसान है, इसके जो मूल आएंगे, इसके जो मूल आएंगे और रूट आएंगे वो ए और बी ही होंगे, ए और बी ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सम ऑफ रूट है। अब अपना क्वेश्चन हो गया बड़ा आसान। अच्छा, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि ई कैसे निकाला जाएगा। ई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का फॉर्मूला है 1 माइनस या तो ए बटा बी या बी बटा ए, जहां ए और बी क्या है, इसके रूट है, ठीक है ना, इसके रूट। तो ये मैंने आपको फुल बेसिक तरीका बताया है, लेकिन अब तो डायरेक्ट ट्रिक पे काम करेंगे। यहाँ खास बात ये है कि बी है वो इससे छोटा होना चाहिए, अगर ए छोटा होता तो ए बटा बी लिखते, बी छोटा तो बी बटा ए, तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि इक्वेशन में x इंटू वाई की टर्म नहीं है, इसका मतलब h का मान 0 है, h का मान 0 है तो आपके पास यहां से a और b के जो मान है, a और b के जो मान है वही आपके लेमडा स्क्वायर के रूप में, लेमडा के रूप में द्विघात समीकरण के रूट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और वाई स्क्वायर का गुणांक b है, और अगर h का मान 0 है, h का मान 0 है तो यही रूट काम करेंगे, यही रूट काम करेंगे तो आपके तो डायरेक्ट a का मान आ जाएगा, इक्वेशन बनानी नहीं है। 1 माइनस ए और बी में छोटा 16 और 25 में 16 है छोटा है, तो वो ऊपर आएगा, 25 नीचे आएगा। तो 25 माइनस 16 बटे में 25, 25 माइनस 16 कितना, 9, 9 बटा 25, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 25 का कितना 5। तो सिंपल हो गया, ये ट्रिक आप याद रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के गुणांक ही आते हैं, क्योंकि वो ए बी ही होते हैं जब एच का मान 0 होता है, तो हमेशा ये ट्रिक काम करेगी यहाँ पे, बस यहाँ छोटा मान लेना और यहाँ बड़ा मान, ठीक है ना जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, 3/5, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन खुद के अंदर था।
तो ये तो बेसिक फॉर्मूला था। अगर यहाँ पर एक्स वाई की टर्म भी होती वहां पे, ठीक है ना, एक्स वाई की टर्म भी होती तो आपका इस फॉर्मूले से आंसर बन जाता, लेकिन एक्स वाई की टर्म नहीं है तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा द्विघात का। अगर ये बनता है तो इसके रूट तो हमें पहले से ही पता है कि इसके तो ए बी ही होगी, तो इसे हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको देख के पता चल जाएगा कि इसके जो ए बी के मान है, इससे जो द्विघात समीकरण अलग से बनाते हैं लेमडा के रूप में, उसके जो रूट आएंगे वो ए बी ही आएंगे। ए बी का मान डायरेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक आपको दीर्घवृत्त की नाभि, आपको दीर्घवृत्त दे रखा है, उसकी नाभीय जीवाओं। हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ पे एक टर्म है नाभीय जीवाएं। क्या है? नाभीय जीवाएं। इसको समझना है पहले तो। यहाँ पर एक हमने दीर्घवृत्त इलिप्स लिया है, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स है। हम जानते हैं इसके नाभि होते हैं इधर भी और इधर भी, और इस नाभि के जो निर्देशांक होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं तो वो ए ई कॉमा जीरो ही होते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्स पे है तो वाई का मान जीरो होता है। और इधर देखते हैं तो माइनस ए ई, इधर वाले की देखते हैं तो वो क्या होते हैं माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो ये जो निर्देशांक लिखे हैं मैंने किसके लिखे हैं? फोकस यानी कि नाभि के, ठीक है ना। तो ये क्या है? नाभि है। और हम जानते हैं कि जीवा किसे कहते हैं। इस पर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो और उनको मिला दो, कहीं पर भी दो पॉइंटों को मिला दो, ये सब जीवाएं हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशल जीवा की बात है, उसका नाम है नाभीय जीवा। कैसी जीवा? नाभीय जीवा। इसका मतलब वो जीवाएं जो नाभि से पास होती है उन्हें हम, उन सबको हम नाभीय जीवा कहते हैं। इससे जो भी जीवा पास हो गया ऐसे, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, ये सब की सब जीवाएं कैसी है? नाभीय जीवाएं हैं। कैसी है? नाभीय जीवाएं हैं। जो फोकस से निकलती है वो फोकल कॉर्ड कहलाती है, नाभीय जीवाएं कहलाती है। अब आपसे जो पूछा गया है नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदु, नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, तो बिंदुपथ यानी कि समीकरण बताना, आपको इक्वेशन बतानी है। लोकस, तो मध्य बिंदुओं का लोकस आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो नाभीय जीवा का समीकरण बना लेते हैं, नाभीय जीवा का समीकरण बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमें एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो वो क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बिंदु पथ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है दीर्घवृत्त, वो क्या है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4 बराबर में क्या है? 1 है। बराबर में क्या है? 1 है। अगर ये प्लस का 1 इधर ले जाऊं मैं तो -1 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? 0। इसे हम कहते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, जिसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसकी मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से क्या करेंगे? नाभीय जीवा का, किसका? नाभीय जीवा का समीकरण बनाएंगे। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए टी बराबर S1 करना पड़ता है। टी बराबर क्या करना पड़ता है? S1। टी क्या है? टी के लिए क्या होता है? इसी समीकरण में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स है, उसमें से एक x की जगह, एक x की जगह एक पॉइंट रखना पड़ता है। अगर यहाँ मैं जीवा ले रहा हूं और साथ में ही उस जीवा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में h के मान की ले रहा हूं। मान लिया कि जीवा है, नाभीय जीवा है, उसका जो मध्य बिंदु है वो h कोमा की है, h कोमा की है।
तो यहाँ क्या करूंगा, इस S में अगर वो बिंदु रख दूंगा तो वो हो जाएगा S1, और इसी इक्वेशन में यदि एक एक्स वाई की जगह एच के रख दूंगा तो वो हो जाएगा टी। तो टी के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो सेम रखना है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स है, एक एक्स की जगह एच लेना है, और बट्टे में सेम का सेम एक्स इंटू एच बटा में सेम का सेम प्लस वाई इंटू में के लेना है, बटा में बी स्क्वायर चार दे ही रखा है -1 बराबर में। तो ये तो हो गया टी। टी में हमेशा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स है, एक एक्स तो रखना है, एक एक्स की जगह एच और एक वाई की जगह के रखना है। S1 में क्या करना है, डायरेक्ट एक्स वाई जहां दिखे वहां एच के रख दो, एक्स की जगह एच और वाई की जगह के। -1 को कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास जीवा का समीकरण बन जाएगा। ये आपके पास नाभिक जीवा का समीकरण बन जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा। तो ये आपका नाभिक जीवा का समीकरण बन गया, जहां एच के क्या है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक है, उस नाभिक जीवा के मध्य बिंदु के क्या है, निर्देशांक। ठीक है ना। अब हम जानते हैं, अगर ये नाभिक जीवा का समीकरण है तो हम जानते हैं क्या, यहां समझाता हूं आपको कि इस नाभिक से जितनी भी जीवाएं पास होगी, ध्यान देना, इस नाभिक से जितनी भी जीवाएं पास होगी उनमें से एक जीवा ऐसी भी होगी जो इस एक्स एक्स के क्या होगी, लंबवत होगी। इसमें से एक नाभिक जीवा ऐसी भी होगी जो इस एक्स एक्स के क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी, और उस नाभिक जीवा को हम क्या कहते हैं, नाभिक लंब कहते हैं, नाभिक लंब कहते हैं। और ध्यान देना, उस नाभिक लंब की, उस नाभिक लंब का जो मध्य बिंदु होता है वो नाभि ही होता है। इसका मतलब इस जीवा का, इस नाभि जीवा का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, नाभि ही है। वो क्या है, एक ऐसी नाभि जीवा जो एक्स एक्स पे लंबवत जारी है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पता होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो मध्य बिंदु है वो फोकस ही होता है। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ एक्स और वाई की जगह, एक्स और वाई की जगह, एक्स और वाई की जगह अगर ये दोनों वैल्यू रख देंगे, ये दोनों वैल्यू रख देंगे, तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाले इक्वेशन को। इक्वेशन को वापस रख लेते हैं यहाँ पे और सीधा ए ई रखते हैं। एक्स की जगह एक्स इंटू में एच था, एक्स इंटू में एच, एक्स इंटू में एच, एक्स इंटू में एच बटा ए स्क्वायर प्लस वाई जीरो बराबर एक्स प्लस वाई जीरो। वाई का मान जीरो। तो के स्क्वायर है, क्या, हाँ जी, इसको अरेंज करो आप। एक ए से ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा ई एच बटा ए, ई एच बटा ए, ये प्लस जीरो हो गया। यहाँ पे ये ए स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा केवल ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा 4, के स्क्वायर बटा 4।
तो इसे आगे हल करेंगे तो कैसे होगा। अच्छा ये यहाँ पे ये मिस्टेक, क्योंकि एक्स वाई की जगह रखना है एच के, तो सेम के सेम है, एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा, तो ये बिनाभी जीवा का समीकरण हो गया, एच स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा 4 बराबर में ई एच बटा में ई एच बटा में। तो ये आपका एक नाभी जीवा का बिंदु पथ का समीकरण हो गया, बिंदु का समीकरण हो गया जिसमें मध्य बिंदु एच के है, लेकिन कई नाभी जीवाएं हैं जिनकी मध्य बिंदु से भी उन सबको रिप्रेजेंट करता है एक्स कोमा वाई, इसलिए एच के की जगह यहाँ पे एच कोमा के की जगह आप एक्स कोमा वाई पुट कर दो, तो ये उन बिंदु पथ का समीकरण बन जाएगा। केवल ये एक बिंदु के लिए एच कोमा के लिए आया था, अगर एच कोमा के को एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई प्रत्येक नाभी जीवा के मध्य बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिंदु पथ का समीकरण हो जाएगा। तो एच स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर बटे में 4 बराबर ए इंटू एच, एच की जगह क्या आ जाएगा एक्स, ई एक्स बटा में ए, ई एक्स बटा में ए, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई एक्स बटा में ए, ई एक्स बटा में ए। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बेसिक बताया, लेकिन आपको अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको याद करवा देता हूँ, डायरेक्ट इसको याद करवा देता हूँ। ध्यान देना, जब भी आपको नाभी जीवाओं का मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दीर्घवृत्त, तो समझना यहाँ अगर कोई भी दीर्घवृत्त दे रखा होगा, मान लो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर, अगर नाभी जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ पूछे तो आपको केवल एक काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इसको सेम का सेम लिखना है, लेफ्ट साइड है वो तो सेम का सेम लिखना है, और राइट साइड में क्या करना है, ई के गुणा में या तो एक्स बटा ए लेना है या एक्स बटा बी लेना है, या तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट यानी कि एक्स बटा ए लेना है, या फिर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर रूट वाई बटा बी आएगा, या वाई बटा बी लेना है। ये कब है, ये कब लेना है, एक्स बटा ए कब लेना है, एक्स बटा ए कब लेना है, जब ये हॉरिजॉन्टल हो, जैसे ऐसे, ठीक है ना। और अगर आपका दीर्घवृत्त है वो वर्टिकल होता तो यहाँ पर ई इंटू में एक्स बटा ए की जगह वाई बटा बी आ जाता, एक्स बटा ए की जगह क्या आ जाता, वाई बटा बी, वाई बटा बी आ जाता। लेकिन कैसे पता चलेगा, वर्टिकल के लिए कंडीशन क्या होती है, वर्टिकल की कंडीशन होती है ए स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए बी स्क्वायर से, और वर्टिकल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर अगर बड़ा है तो दीर्घवृत्त हॉरिजॉन्टल होता है, अगर ए स्क्वायर छोटा है, बी स्क्वायर बड़ा है तो वर्टिकल होता है। वर्टिकल होगा तो नाभी जीवाओं के मध्य बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो ऐसा होगा इसके बराबर, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बराबर में या तो ई एक्स बटा ए है या ई वाई बटा बी है, ई वाई बटा बी है, या तो ई एक्स बटा ए है या ई वाई बटा बी है। अपने क्वेश्चन में देखोगे तो ई वाई बटा बी नहीं है, ई एक्स बटा ए है, यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं, ई एक्स बटा में बी दे दिया, 4 का मतलब क्या है, बी स्क्वायर, तो बी का मान 2 है, तो ये ई एक्स बटा में बी दे दिया, जबकि ई एक्स एक्स के बटा में ए होगा। इस प्रकार यही आंसर बन जाता है, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। और वैसे भी जो नॉर्मल आपको दीर्घघात दिया जाता है उसको आप हॉरिजॉन्टल मान के ही हल करो, हॉरिजॉन्टल मान के ही हल करो, क्षैतिज। नेक्स्ट
हाँ जी, सांकव एक सांकव का अंतःस्पर्शियों का समीकरण पूछा है। क्या पूछा है? अंतःस्पर्शियों का समीकरण पूछा है। अंतःस्पर्शियों का समीकरण पूछा है। सिलेबस में डायरेक्ट आपका शामिल है ये टॉपिक और इससे क्वेश्चन है आने के चांस। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा ये पॉइंट, अंतःस्पर्श, ठीक है ना। किसी भी सांकव की अंतःस्पर्शियों का समीकरण स्पर्श जीवाओं का आदि यहाँ पे सिलेबस में शामिल है। तो यहाँ इसको कैसे करना है? L बटा आर बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा, 1 प्लस ई कोस थीटा। अगर आपको ये दे रखा है तो यहाँ पर आपका अगर अंतःस्पर्शी अल्फा एंगल पर और रेडियस आर दूरी पे जाके अगर सांकव को स्पर्श करती है और अनंत पे जाके स्पर्श करती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो आर है उसको अगर इन्फिनिटी तक ले जाए, यानी कि दूरी है वो अनंत तक चली जाए। अगर आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ध्यान रखना, अगर आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एल बटा आर वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। एल बटा आर है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, इसका मतलब जीरो ही बन जाएगा एक समय में। अगर इसको हम जीरो लेंगे, इसको अगर हम जीरो लेंगे तो 1 प्लस ई कोस थीटा बराबर जीरो है, तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 अपॉन में ई, प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, गुणा का ई बटे में चला जाएगा। अगर कोस थीटा आपके पास है तो आइडेंटिटी में साइन थीटा भी निकाल सकता हूँ, √1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो -1 डिवाइड में ई स्क्वायर रूट से बाहर आगे ई हो जाएगा। तो मेरे पास कोस थीटा का मान भी है, साइन थीटा का मान भी है। अब हमें अंतःस्पर्शी का समीकरण बनाना है। तो किसी अंतःस्पर्शी का जो समीकरण का फॉर्मूला होता है वो होता है एल बटा आर बराबर ई कोस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये अंतःस्पर्शियों का समीकरण होता है। अब आपके पास यहाँ पे कोस ए माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आइडेंटिटी लगाओ, ई कोस थीटा, ये अंतःस्पर्शी का है, इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कोस ए माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इंटू में कोस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन अल्फा। और थोड़ा सा ध्यान और यहाँ पे ये रखना है कि अभी जो हमने मान निकाले हैं ना, अगर आर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो धीरे धीरे स्पर्श रेखा वो किसी एंगल पे जरूर होगी, तो यहाँ पे जो एंगल है उसे भी हमें अल्फा लेके चलना पड़ेगा। ये तो स्टैंडर्ड था थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे कुछ तो लेना पड़ेगा, उसे हम अल्फा मान के, और इसी अल्फा के रूप में हमने इसका फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा यूज लेना है, थीटा की जगह क्या यूज लेना है, अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा और कोस अल्फा भी है। अब साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू है वहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, एल बटा आर ई कोस थीटा, थीटा की टर्म में आंसर आ जाएगा आपका। कोस थीटा तो सेम का सेम रखो, कोस अल्फा की वैल्यू क्या थी, -1 अपॉन ई, माइनस साइन थीटा को सेम का सेम रखो,
और साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में ई। अगर इसे हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो इन दोनों के तो बट्टे में ई है ही, इन दोनों के बट्टे में ई है, हाँ जी। ये प्लस माइनस वाला सीन यहाँ पे समझना, प्लस माइनस वाला, क्योंकि यहाँ से साइन स्क्वायर बराबर था तो प्लस माइनस का चिन्ह साथ में लेते हैं, तो वो चिन्ह चाहिए यहाँ पे लगा लो पहले। अब इसको हल कर लो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है वो प्लस माइनस, क्या है, प्लस माइनस। इसको हल करें थोड़ा सा और, एलसीएम लेंगे तो ई बट्टे में है तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ई हट जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस माइनस ही रहेगा, ई हट जाएगा, अंडर रूट में ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन बराबर में क्या है एल बटा आर। अगर इसको अरेंज करें, इसको अगर अरेंज करें यहाँ पे ध्यान देना, इसको अगर अरेंज करें तो ये यहां से अगर मैं कोस थीटा कॉमन लूं तो क्या बचेगा, ई स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और कोस थीटा क्या आ जाएगा बाहर। और ध्यान देना जो एलसीएम ई लिया था तो जो बटे का ई था उसको हम यहाँ गुणा में ले जाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन ले लिया, बचा प्लस माइनस अंडर रूट में ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू में साइन थीटा बराबर में क्या है एल ई बटा आर, एल ई बटा आर, एल ई बटा आर। तो आपको अब ऑप्शन पे चेक करना है, ई स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट एल ई बटा आर, एल ई बटा आर। तो बराबर में आपका एल ई बटा आर होगा, एल ई बटा आर इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें नहीं है, लेकिन cos के साथ में ई स्क्वायर माइनस 1 है, cos के साथ में ई स्क्वायर माइनस 1 है, रूट नहीं है, साइन के साथ में है रूट, तो cos के साथ रूट नहीं है, साइन के साथ रूट है, बराबर में एल ई बटा आर भी, एल ई बटा। ये इस क्वेश्चन का अंतःस्पर्शियों का समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आपको यहाँ पर ए बी सी डी के निर्देशांक दे रखे हैं 4 और 2 त्रिभुज बना रखे हैं, एक तो आपका डीबीसी, एक तो आपका क्या बना रखा है डीबीसी, और डी के निर्देशांक क्या है x, 3x, डी बी, बी के निर्देशांक -3, 5 और सी के निर्देशांक क्या है 4 और -2, 4 और -2। और ऐसे ही एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी के निर्देशांक क्या है 6, 3, 6,3, बी के निर्देशांक क्या है -3, 5 और सी के निर्देशांक क्या है 4, के। अगर तीन शीर्ष के, अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक पता हो तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पॉइंट -3, 5, 4, -2, 6, 3, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 y1 x1 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x2 इंटू में x2 की वैल्यू -3 है, x2 इंटू में y3 माइनस y1, तो -2 -3x, -2 -3x
प्लस x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो इस प्रकार ये तो डीबीसी का एरिया हो गया। ऐसे ही एरिया निकाल सकते हैं किसका, एबीसी का, 1/2 x1 5 माइनस करेंगे -2 7 x2 -2 -3 माइनस का 5 3 - 5 माइनस का 2। तो इन दोनों का जो एरिया है उसका अनुपात हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, उसका अनुपात दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, अनुपात। और वो कितना दे रखा है, 1:2। एरिया का अनुपात क्या दे रखा है, 1:2। 1:2। सबसे पहले तो इसे हल कर लेते हैं। अच्छा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा अनुपात में। 7x क्या बनेगा, 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 9x प्लस 4 3 12 माइनस का 20 6 7 42 माइनस माइनस प्लस का 15 और 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर कितना है, 1:2। तो 7x 9x और 12x, तो 12 और 9 21 और 7 28x। अनुपात को मैं बट्टे में भी लिख सकता हूँ, 28x। और 20 में से 6 जाएगा तो माइनस का 14 डिवाइड में 42 15 माइनस का 8 है तो 7 49 प्लस का 49 बराबर में कितना, 1/2। क्रॉस गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 14 दूनी 28 बराबर में 49। क्रॉस गुणा 7 8 56 7 चौक 28 7 7 49 माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। गुणा का 8 कहाँ जाएगा, बट्टे में। 11/8 11/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लासें आपको अच्छी लग रही है, अभी मैं आपको बेसिक साथ साथ बता रहा हूं, और ध्यान रखना ये तो सारे पीवाईक्यूज में करवा रहा हूं एनसीईआरटी पे। जो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, वो यूट्यूब पे लेके आ रहा हूं। और जैसे जैसे कोई यूट्यूब पे पेपर आएगा, पेपर केवल यूट्यूब पे सॉल्यूशन आएगा, उससे पहले पेपर की पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पे। वहाँ एप्लीकेशन पे जाके मनुश्री क्लासेस के नाम से जो एप्लीकेशन है, वहां जाके पहले आप टेस्ट दे सकते हो। उसमें मैथ्स के भी और जीके के भी आपको टेस्ट मिलेंगे। तो खासकर मैथ्स के हैं तो वहाँ टेस्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। वहाँ पीडीएफ को आप डाउनलोड करो, चाहे उसकी हार्ड कॉपी निकालो, उससे पहले आप सोल्व कर लो पेपर को, फिर उसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे देखो, ठीक है ना। तो अगर टाइम टेबल आपको देखना है तो इसके लिए एप्लीकेशन पे जाओ और यूट्यूब पे कंटिन्यू बना रहो, तो आपको उसका टाइम टेबल भी पता चलता रहेगा। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।